नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हमारा मुद्दा है कि बिहार में जो मतदाता सूची अपडेट करने का काम चल रहा है, उसमें से कुछ जानकारियां निकल के सामने आने लगी हैं और ऐसा पता चला है कि लगभग 30 लाख लोगों का नाम इस मतदाता सूची से कटने वाला है। अब इसको लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मुद्दा, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। तो बिहार में जो ये मतदाता सूची अपडेट करने का काम चल रहा है, इसमें पता चला है कि लगभग 30 लाख लोगों का नाम कटने वाला है। अब इसको लेके विपक्ष हमलावर है, उनका कहना है हमारी चिंताएं सही साबित हुई। निर्वाचन आयोग को भी भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की बी टीम कहा जा रहा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल जो विपक्ष का जो आरोप था जी, विपक्ष का ये कहना था कि सरकार इस समय जब चुनाव नजदीक है, 3 महीने इसका है, तो विशेष पुनरीक्षण अभियान क्यों चला है। अगर इसको चलाना था तो जनवरी में चलाते, ताकि जिन लोगों को दस्तावेज देने हो या जिनके नाम कटने की हो या जो 2-2 जगह उनके नाम हो या वो अपने प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो समय देना चाहिए था। चुनाव आयोग का तर्क था कि ये जो काम है ये 1 महीने में हो जाएगा, पूरा जुलाई भी 26 जुलाई तक होगा और उसके बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी और फिर भी अगर किसी की आशंका है तो उसको फिर भी 15 दिन का समय दिया जाएगा और 1 सितंबर तक हम पूरी मतदाता सूची का प्रकाशन कर देंगे आपत्तियों के बाद। तो बोले ये हर बार है और बिहार के अंदर लगभग 98,400 कुछ बूथ है, 1 लाख बूथ अपन मान लेते हैं और एक बूथ पे लगभग 800 से 900 मतदाता होता है एवरेज, कहीं 800 होता है, कहीं 850, कहीं 900। वहां उन्होंने करीब 2.5 लाख स्वयंसेवक मतलब BLO, वो चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते हैं क्योंकि चुनाव आयोग के पास इतनी टीम नहीं होती है, शिक्षा विभाग के हो सकते हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं के, तो हर बूथ पे लगभग 2.5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उनके मतलब अगर 800 वोटर हैं तो हर 200-250 घर होते हैं और एक कार्यकर्ता, एक कर्मचारी, एक स्वयंसेवक एक दिन में कम से कम 20-25 घरों को टच कर लेता है। 5-5, 6-6 मिनट भी दिए उसने, तो बोले हमने जितना काम किया उसमें लगभग 80% से ज्यादा जो वोटर है उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं वो उपलब्ध करा दिए हैं और 14,53,000 जो वोटर हैं वो वहां पाए नहीं गए। मान लो आपने किसी जगह का भागलपुर का एड्रेस दिया और वहां अगर BLO गए तो वहां पता चला साहब ये तो रहते ही नहीं है, यहाँ पे नाम इनके जरूर हैं। हाँ। आपके घर में मैं अपना पता लिखवा दूं, आपको पता ही नहीं, आपके यहाँ जब पूछने आएंगे तो कहोगे नहीं साहब ये तो रहते ही नहीं है यहाँ पे। तो 14,53,000 तो ये, और लगभग 10.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका निधन हो गया, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम है। सामान्यतः क्या होता है कि अगर निधन हो गया तो लोग देखते हैं कि ठीक है क्या कटवाना, और कई बार ऐसा होता है कि उसका जो पहचान पत्र है उसका लेके कोई दूसरा आदमी चला गया, सेटिंग भी हो सकती है या मतदान कर्मी को समझ में नहीं आए, फोटो वैसी मिलती है आप उसको दे दिया तो फर्जी मतदान। और 4,83,000 लगभग मतदाता ऐसे पाए गए जिनके 2-2 जगह नाम है। अब आप वहां गए और अगर वो व्यक्ति वहां पे नहीं मिला मतदाता तो BLO ने पूछा कि यहाँ पे ये रहते हैं, पुलिस साहब ये तो 10 साल से दिल्ली रहते हैं या मुंबई रहते हैं, तो क्या उनके वहां वोटर लिस्ट में नाम है? बोले हाँ वहां वोटर लिस्ट में नाम है। और जब उस आधार के आधार पर उनकी पहचान फोटो, मान लीजिए किसी का नाम है रामलाल, पिताजी का नाम है श्यामलाल, और रामलाल श्यामलाल यहाँ भी है और वहां भी है और आधार नंबर भी एक है, तो 4,83,000 करीब ऐसे पाए गए जिनके दोनों जगह नाम है, डुप्लीकेट हो गया। अब अगर ऐसे लोगों के नाम जो जिनका अस्तित्व नहीं है, 14,53,000 या 4,83,000 जिनके 2 जगह हैं, अगर इन लोगों के नाम कटते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रोक नहीं लगाई इस पे, इसका तात्पर्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं इनमें 2-3 दस्तावेजों को और जोड़ें, जैसे आधार है सबके पास होता है, जन्म प्रमाण पत्र मेरे माताजी का पिताजी का निकलवाने में दिक्कत हो सकती है लेकिन आधार सबके पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन के साथ चुनाव आयोग को इस बात की हरी झंडी दे दी कि आपका जो काम है ये जारी रखो, और इसका ये 26 जुलाई तक इसका 11 दिन बचे हैं अभी, और 11 दिन में चुनाव आयोग की जो टीम है वो ये कह रही है कि 11 दिन में हम पूरा इसका काम कर देंगे। और जिन लोगों के नाम फर्जी हैं, अगर वो मर गए और उनके नाम नहीं कटे हैं तो कटेंगे,
जिन लोगों का अस्तित्व नहीं है उनके नाम कटेंगे और जिन लोगों के 2 जगह नाम है वो कटेंगे। तो पूरी प्रक्रिया देखें तो एकदम साफ सुथरी प्रक्रिया हमको देखने में नजर आती है कि चुनाव आयोग की एक रेगुलर ये प्रक्रिया है जिसमें जिन लोगों का नाम अगर 2-2 जगह है तो वो हटाए जाए, जिनका निधन हो गया है तो उनके नाम हटाए जाए। फिर इसको लेके राजनीति क्यों हो रही है, यानी कि विपक्ष का क्या मुद्दा है, वो किस बात से को लेके नाराज है? हमारे देश में राजनीति क्यों हो रही है, ये शब्द तो बेमानी आजकल हो गया है। कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष को ये लगता है कि मेरा काम विरोध करना है। कोई भी मुद्दा हो, आप देखिए चुनाव आयोग पे ये पहली बार आरोप नहीं लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। पहले ईवीएम का मामला था, ईवीएम को लेके बहुत बार ऐसे कांग्रेस की तरफ से और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से ये मुद्दे उठाए गए कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी होती है। सरकार चाहे तो वो अपने इस तरह की सेटिंग कर लेती है कि वोटिंग आप किसी के पक्ष में भी करो, वो सत्तारूढ़ दल के या दूसरे शब्दों में कहे तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें दर्ज होगा। जी। चुनाव आयोग ने इसके लिए बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिए, खबरें छपाई कि हम डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आप आइए, ये ईवीएम मशीन है, कोई भी व्यक्ति इसको हैक करके दिखाए। मतलब वो ये अपना उसमें दिखा दे कि साहब मैंने वोट इसको दिया लेकिन वोट ऐसे जा रहा है। अगर इस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करें, जो लोग सार्वजनिक रूप से बयान देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते थे, उनमें से एक भी दल वहां नहीं गया। जी। मेरा मानना है कि अगर कोई भी विपक्षी दल वो आरोप लगाता है तो उसके पास तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए और तर्क होने चाहिए कि साहब ये ईवीएम चुनाव आयोग इस तरह से हैक कर सकता है, मैं करके दिखाता हूं। अगर विपक्ष के लोग बहुत से, जैसे आम आदमी पार्टी, उसने भी बढ़ चढ़ के आरोप लगाए थे और आम आदमी पार्टी में बहुत से IITians हैं, ऐसे लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर और तकनीकी ज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन वो लोग भी वहां नहीं गए। तो जनता में ये चीज साफ हो जाती है कि आप अगर आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ईवीएम खराब होती है, ईवीएम हैक होती है, ईवीएम को सरकार, चुनाव आयोग अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको जाके दिखाना चाहिए। दूसरा उदाहरण, अगर दिल्ली में 2 बार से अरविंद केजरीवाल 60 से ज्यादा सीटें ला रहे थे 70 में से, तब ईवीएम ठीक कैसे हो गई? अगर खराब थी तो उनको 62 सीटें कैसे मिल गई? भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको चुनाव जिताना होता तो 40 उनको देती, 30 अपनी ले लेती, लेकिन 62 सीटें मिली तो वो दिल्ली की जनता का जनादेश था। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वहां स्वीकार नहीं करने को तैयार थी और कांग्रेस को नहीं। उसको लगता था कि आम आदमी पार्टी, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी पार्टी, इसमें नए लोग हैं, ये आके को दिल्ली को नया करेंगे। 2 बार उन्होंने मौका दिया, जब उनको लगा कि नहीं, ये जो हमसे वादे किए गए थे इसमें उतनी सच्चाई नहीं है जितनी के चुनाव के समय किए गए थे, तो वही दिल्ली की जनता है, उसने उनको हरा दिया। और दूसरा उदाहरण कि विधानसभा चुनाव होते थे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिलती थी, लेकिन 4 महीने बाद अगर लोकसभा के चुनाव होते थे सातों बीजेपी को ले जाती थी। इसका मतलब मतदाता दिल्ली के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को पसंद करता था और लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को पसंद करता था। तो हमको सिर्फ जब हम का मतलब है कि पूरे देश ये कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 100 करोड़ वोटर हैं। 100 करोड़ वोटर हैं तो आप सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हो गए। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का अभिप्राय ये है कि हम हर मायनों में जो भी चीज हो ट्रांसपेरेंट हो, और हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं पे अगर सवाल खड़ा करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, हम चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, हम और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करते हैं, तो हम अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, और कई लंबा दौर रहा है जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष पक्ष में रही है, और चुनाव आयोग के कई फैसलों का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। तो विरोध करने के लिए विरोध करना गलत है। ईवीएम जैसी ऐसी मशीनें, पहले पेटियां होती थी, मतपेटियां होती थी, उस जमाने में भी ये चर्चा उठती थी जिसमें मोहर लगा के और मत डाला जाता था कि साहब पेटियों में वोट बदल दिए गए। तो जन धारणा में ये किस तरह की जो फैलाई जाती है चीजें, इसमें राजनीतिक दलों को कम से कम इतना वो करना चाहिए। आज अगर चुनाव आयोग बिहार के बारे में कहता है कि साहब 14,53,000 वोट अस्तित्व में नहीं है, अगर चुनाव आयोग ये कहता है, चुनाव आयोग कहता है कि 10.5 लाख लोगों की डेथ हो गई फिर भी उनके वोटर लिस्ट में नाम है, तो विपक्ष जिसने आरोप लगाए उसको प्रमाणित करना चाहिए कि 14,53,000 लोग
बाकायदा हर विधानसभा क्षेत्र की सूची आएगी और जिनके नाम कटेंगे उनका भी पता रहेगा कि इन लोगों के नाम कटे हैं। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि फर्जी तरीके से सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डाल के इस तरह के करा रही है ताकि उसको फायदा हो, तो ये इस राजनीति से बचना चाहिए। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में इस तरह के विशेष अभियान चलने चाहिए। जो भी फर्जी लोग हैं, मतदाता जो देश के नागरिक नहीं है, आप भी देखो देश के नागरिक नहीं, देश के वोटर हैं वो, तो वोटर कैसे बनते हैं? जो आपको चीजें जरूरी हैं वो आपने जुटा ली और उसके बाद में आप उसके वोटर बन गए। तो इससे भारतीय राजनीति कमजोर होती है। वो वोटर किसी के भी पक्ष में वोट दे रहा है। उदाहरण के लिए अभी जो वोट कटे हैं, अगर जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं या उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 29 लाख कुछ हजार वोट, मतलब 30 लाख वोट। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है जी। अगर ये 30 लाख को अपन आंकड़े को सही मान लें तो लगभग 12,000 से अधिक वोटर हर विधानसभा क्षेत्र में कम होंगे। बिल्कुल, कहीं हो सकता है 5,000 6,000 कम हो, कहीं 20,000 हो। उदाहरण के लिए भी एक जो चुनाव की जो आंकड़ों से जो खबरें आ रही हैं वहां बिहार के पटना ब्यूरो से, उनका ये कहना है कि भागलपुर, वहां पे लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र है भागलपुर जिले में, वहां लगभग 2 लाख वोट कम होंगे जी। जो अस्तित्व में नहीं है या डेथ हो गई या जिनके दोनों जगह। तो 2 लाख का मतलब है अगर 7 विधानसभा क्षेत्र, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 28,000 वोटर कम होंगे। अब ये 28,000 वोटर, बहुत से पिछला जो विधानसभा चुनाव है वहां 70 से ज्यादा सीटें ऐसी थी कि जहां 5 से 10,000 के बीच में हार जीत हुई, मतलब 10,000 से कम में हुई। ये 67 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये लगभग आप मान लो कि 35% के करीब ये आंकड़ा बैठता है 67 सीटों का जी। तो चुनाव हो, निष्पक्ष हो, चुनाव के अंदर जो मतदाता है वास्तव में योग्य मतदाता है, जो पात्रता रखता है, वही वोट दे, तभी हमारी डेमोक्रेसी ठीक रह सकती है। और जो चुनाव आयोग का आरोप है कि उसको शिकायतें मिली हैं और इस तरह के पाए भी गए हैं कि जहां वो गए तो वो अस्तित्व में नहीं है, तो जितने बांग्लादेश से आए हुए विदेशी, जिसको मूल के हम कहते हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। अवैध रूप से देश में रहने का मतलब है कि अवैध रूप से देश में रहना भी गलत है, लेकिन रहने के बावजूद आप वोटर बन जाओ और सरकार की प्रक्रिया को आप प्रभावित करो, वो भी गलत है। तो चुनाव आयोग जो भी कर रहा है उसमें राजनीतिक दल जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक चुनाव जीतने के लिए इस तरह के अगर आरोप लगाए जाते हैं तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, आज बीजेपी कल कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस भी जो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे वो रिटायर्ड IAS या ऐसे लोग ही बनेंगे जिनको प्रशासनिक अनुभव है सर चुनाव कराने का। उसमें फिर कल को भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है जी। तो आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाए जाए, आरोप लगाए जाए तो उनके तर्क रखे जाए, उनके सबूत पेश किए जाए और उसके तथ्य प्रस्तुत किए जाए, तभी आरोपों का महत्व होगा। बिल्कुल। अब ये जो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की है, इसमें चुनाव आयोग ने खुद ही अपने ऊपर एक सवाल उठा दिया है। वो ऐसे कि अब जब चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया कि 4,83,000 वोटर ऐसे थे जिनके फर्जी वोटर ID बने हुए हैं, तो ये जो फर्जी है ये चुनाव आयोग ने ही बनाए हैं पहले, तो हम कैसे मान ले अब जो चुनाव आयोग प्रक्रिया कर रहा है ये एकदम पारदर्शी है और पहले जो करी थी वो पारदर्शी नहीं थी? क्या भरोसा कि इसके बाद कोई अगली प्रक्रिया में साबित हो कि इसमें जो नाम काटे गए थे ये प्रक्रिया भी फर्जी है? नहीं, बिल्कुल। ये जो विपक्ष के जो आरोप है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष के सारे आरोप गलत है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो अगर कोई फर्जी नाम कटते हैं तो अगर विपक्ष को लगता है कि ये नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं तो उसके सबूत पेश करने चाहिए। चुनाव आयोग ने जो आपको दस्तावेज दिए कि ये दस्तावेज हैं तो माने जाएंगे। लेकिन आपने सही कहा कि 4,83,000 वोटर अगर 2 जगह बन गए, मान लो बिहार में भी है वो वोटर और दिल्ली, मुंबई या कोलकाता कहीं भी है वोटर, बनाए किसने? वो चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग अगर आधार कार्ड को मानता है तो आधार नंबर एक ही होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने एक नाम तो बिहार में दूसरे आधार कार्ड से बनवा लिया और दिल्ली में मैंने दूसरा आधार कार्ड बना लिया। इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? ये चुनाव आयोग करेगा। अगर कोई भी फर्जी तरीके से बनता है तो उसको रोकना चुनाव आयोग का काम है। आप फर्जी बन जाने दो और फिर काटो, इससे बेहतर है कि आप चुनाव में फर्जी वोटर बनने ही नहीं दो। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम लिखा देता है, आधार कार्ड दिया, तो आप ये देखो कि उस आधार कार्ड इस नंबर का ऐसा सिस्टम इनको तैयार करना चाहिए या हो सकता हो उनके पास कि वो आधार कार्ड नंबर डालो तो आपको पता पड़ जाए कि इस नंबर से कोई दूसरा
वोटर आईडी तो नहीं बनी हुई है। जैसे एक सामान्य से मैं बताता हूँ, अगर आप अपना कोई ईमेल अकाउंट बनाने जाते हैं तो जो भी आप नाम से ईमेल अकाउंट बनाएंगे तो एक सामान्य टेक्नोलॉजी है, अगर उस नाम से पहले ही बना हुआ है कोई अकाउंट तो जीमेल की तरफ से वहां से आपको पता चल जाता है कि भाई ये पहले से रजिस्टर्ड है। ऐसा ही अगर आधार नंबर जैसे डालें तो तुरंत पता चल जाना चाहिए इस नाम से बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। आपने नाम तो हो सकता है कि किसी आपका नाम विपिन है, जी। आपने एक जगह विपिन के नाम से बनवा लिया, एक जगह विपिन चंद के नाम से बनवा या लिया, पिताजी का नाम अलग है। पिताजी का नाम में आपने फुल नाम नहीं लिखा या जो भी लिखा, लेकिन आधार नंबर तो एक ही होता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिहार से शिकायतें आ रही उसमें आ रहा है कि जितनी पॉपुलेशन उससे ज्यादा आधार पाए गए। मान लो किसी जिले की 25 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन उस जिले में आधार 28 लाख है, तो 28 लाख कैसे बने? वो एक व्यक्ति ने दो दो आधार बनवाए। तो ये जो आधार बनाने वाली संस्था, इसमें भी सवाल खड़े होते हैं कि आजादी आबादी से ज्यादा अगर आधार बन रहे हैं, कार्ड बन रहे हैं, तो उसका मिसयूज सिर्फ चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची उसी में नहीं होगा, उसका मिसयूज और भी कहीं हो सकता है। बल्कि ये तो देश के लिए गंभीर खतरों में से एक है कि अगर मान लो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी है तो इसका मतलब तो लोकतंत्र पे ही सवालिया निशान है। एक व्यक्ति दो दो जगह वोट डाल सकता है, मृत्यु के बाद भी उसके नाम से वोट डाले जा रहे हैं, तो फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पे सवालिया निशान होता है। क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जब एक ही राज्य में लगभग 4.25 लाख फर्जी वोटर हैं तो पूरे देश में कितने होंगे? नहीं, ये चुनाव आयोग पे तो सवाल उठता ही है। अगर इस तरह के फर्जी वोटर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? क्या वो उसकी जांच पड़ताल, आप पहले किसी का बन जाए फिर गहन पुनरीक्षण अभियान चला के आप उनके नाम काटो, तो क्यों नहीं? ठीक है, किसी की डेथ हो गई तो चुनाव आयोग को नहीं पता, बाद में पता चलेगा कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन दो दो जगह नाम है या जिनका अस्तित्व नहीं है उस तरह के नाम बनते हैं। तो पहले ही अगर कोई व्यक्ति लिखवाता है नाम, तभी उसकी अगर पड़ताल कर ली जाए कि ये यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। आप मैंने लिख के फार्म भर दिया और उसे चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में चस्पा कर दिया, और बाद में जब आरोप लगते हैं कि साहब ये फर्जी है, तब आप अभियान चलाते हो। तो ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सरकार और राजनीतिक दल सब पे निर्भर करता है। ये सिर्फ हम एक चुनाव जीतने का मुद्दा नहीं कि एक बिहार चुनाव की बात हो या दूसरे चुनाव की बात हो, इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। और चुनाव आयोग के साथ में सभी राजनीतिक दलों को बैठ के ये जो तर्क रखे जा रहे हैं, ये जो चुनाव आयोग के पास आंकड़े आ रहे हैं कि साहब इतने ये फर्जी पाए गए, इतने की डेथ हो गई, इतने के नाम डुप्लीकेट है, ये उस मीटिंग में चर्चा का निष्कर्ष हो और सभी दलों की सहमति बने। क्योंकि मैंने फिर कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी, कल को कांग्रेस आ सकती है। आज गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हिमाचल, कर्नाटक और बाकी दूसरे राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकारें हैं। तो जिम्मेदारी सब पे बनती है। आज आप विपक्ष में हो, कल सत्ता में आ सकते हो, और आ सकते हो तो फिर अगर वही सवाल उठते हैं तो अनावश्यक जो विवाद पैदा नहीं हो, इसके लिए राजनीतिक दलों को भी एक ये आचार संहिता अपनी बनानी चाहिए कि किस मुद्दे पर हमको कहां तक बोलना है। अगर हमारे पास तर्क है, विपक्ष के पास तर्क है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे सारे तर्क, देश को बताया कि साहब ये इस तरह से फर्जी नाम काटे गए। अगर अभी 26 जुलाई को सूची आ जाएगी 1 अगस्त को, और बताना चाहिए कि साहब ये व्यक्ति है, ये मौजूद है और इसका नाम काट दिया गया। 10 लोगों को भी अगर विपक्ष खड़ा करके और इस तरह की बताए तो चुनाव आयोग पे जो सवालिया निशान खड़े होते हैं उसकी पुष्टि होगी कि चुनाव आयोग किसी दबाव में कर रहा है। लेकिन अगर विपक्ष ऐसा नहीं कर पाता, या जो लोग जिन्होंने आरोप लगाए इस तरह के कि सरकार दबाव में आके या डुप्लीकेट बी टीम भर के काम कर रही है, तो उनको भी फिर सोचना चाहिए कि हम क्षणिक राजनीतिक फायदे के लिए किसी संवैधानिक संगठन पे सवालिया निशान नहीं खड़े करें। एक सर इसमें अगला सवाल ये है कि अब जैसे ही निर्वाचन आयोग ये लिस्ट जारी करेगा कि किस किस वोटर के नाम कटे हैं, तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से उसमें देखेंगे, किसी का धर्म देखेंगे, किसी की जाति देखेंगे कि मुस्लिम कितने हैं, इसमें सवर्ण कितने हैं, दलित कितने हैं, और इस आधार पर एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि आगे ये जो चुनाव है उसको किस तरह से प्रभावित करेगा? असली सवाल आपने जो किया, असली सवाल यही है, विवाद का मुद्दा यही है जी कि विपक्ष को लगता है कि जो वहां पे अल्पसंख्यकों के वोट कटेंगे मतदाता सूची से, उनके नाम अगर गलत तरीके से जुड़े हुए हैं या वो योग्यता नहीं रखते, तो वो सीधा सीधा उनको नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर अल्पसंख्यकों के वोट कटते हैं, जो वोट उसे नहीं मिलते हैं, तो उसका विपक्ष को वोट नहीं मिलेंगे तो उसको फायदा होगा। असली लड़ाई इसी चीज की है। मुद्दा चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है या सही है, इससे ज्यादा ये है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे नुकसान किसको होना है।
जी। अगर यही स्थिति होती कि मान लो अल्पसंख्यकों की जगह अल्पसंख्यकों के तो नाम जुड़ने होते और हिंदुओं के नाम कटने होते तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती। अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थिति में, लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है वहां कुछ जिलों में वाकई पिछले 1-2 दशकों में मतदाता सूचियां, जनसंख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ी है। मतदाता सूचियों में अपेक्षाकृत अधिक नाम जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि साहब इस तरह के जो नाम आते हैं ये घुसपैठियों के नाम है और मिली भगत से इन्होंने जोड़ लिए। लेकिन आपने जो पहले सवाल उठाया था उसका असली जो जवाब है उसी से निकलता है कि ऐसे लोगों के नाम जुड़ कैसे गए। जी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशक से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कुछ समय का काल छोड़ दें जो नीतीश ने लालू प्रसाद पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लगभग 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इन अगर 1 दशक में नाम जुड़े हैं तो कैसे जुड़े नाम? सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग उनके कहने में नहीं है लेकिन एक संवैधानिक संस्था अपने तरीके से करता है। तो इस तरह के नाम क्यों जुड़े, इसका भी जवाब चुनाव आयोग को समय समय पर देना चाहिए। उसकी विश्वसनीयता तभी बनेगी जब वो हर चीज का स्पष्टीकरण दे। अखबार में चुनाव में विज्ञापन आते हैं, मतदाता सूची में आप अपने नाम जुड़ाइए, ये करिए वो करिए, और जब मतदाता सूची बन जाए तो भी चुनाव आयोग को 1 पेज का 2 पेज का विज्ञापन देकर और आंकड़ों के साथ, एग्जाम्पल के साथ कि साहब ये 10 नाम, उदाहरण के लिए ये 10 जिलों के ये 10 नाम हटाए गए, इनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन इनके नाम फिर भी जुड़े हुए थे। हो सकता है कि किसी की 3 साल पहले मृत्यु हो गई और लोकसभा चुनाव तक भी उसका नाम जुड़ा हो। ये भी चुनाव आयोग को देखना है जब उसकी हर साल चुनाव निरीक्षण करता है चुनाव से पहले, तो ऐसी गलतियां क्यों रहती हैं। और जिन लोगों के घुसपैठियों के, या आप ये कहते हो कि साहब 14,53,000 वोटर ऐसे थे जो अस्तित्व में नहीं थे, उनके भी उदाहरण देने चाहिए कि साहब ये 10 नाम मतदाता सूची में थे, इनके मतदाता पहचान पत्र थे लेकिन ये लोग हैं ही नहीं। अगर ये हो कहीं तो आके चुनाव आयोग में संपर्क करें। बिल्कुल। अगर उनका अस्तित्व नहीं है, किसी मकान नंबर दे दिया और वहां मकान में रहते ही नहीं है, आपने वहां से वोटर लिस्ट बना लिया और वोटर लिस्ट आपके पास है, मतदाता पहचान पत्र आपके नाम है और आप जाके फर्जी तरीके से दे सकते, हो सकता है वो दूसरे राज्यों में भी मतदाता हो और बिहार में भी नाम लिखा लिया उन्होंने। तो ये चुनाव आयोग को जितनी गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग इतने पिछले 75 साल से देश में चुनाव करा रहा है 1952 से लेके, तो ये जो खामियां, जो गलतियां, ये जो कमियां, आप ये देखिए कि चुनाव, एक दौर में चुनाव में बहुत हिंसा होती थी। यूपी, बिहार, बंगाल, कम से कम 40-50 लोग मरते थे। उस पे चुनाव आयोग ने अंकुश लगाया है, चुनाव को कई फेजेस में किया है और व्यवस्थाएं ऐसी की हैं। लेकिन ये जो मतदाता सूचियों में गलत नाम जुड़ते हैं, फर्जी तरीके से नाम जुड़ते हैं, 2-2 नाम आते हैं, एक जगह यहाँ एक दूसरी जगह, इसका निराकरण भी चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। तभी वो अपनी विश्वसनीयता जो है चुनाव आयोग की उसको और मजबूत कर पाएगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अनंत जी ने कहा, विश्वसनीयता की जहां बात है तो बात चाहे चुनाव आयोग की हो, सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सभी को अपनी बात तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी जिनके नाम हटाए गए हैं उनकी सबकी लिस्ट का प्रकाशन करके साबित करना चाहिए कि जानकारी एकदम सही है, तथ्यों पर आधारित है। विपक्ष भी अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको भी उस आरोप के संबंध में तथ्य जरूर प्रस्तुत करने चाहिए, और सत्ता पक्ष भी अगर किसी बात का समर्थन या विरोध करता है तो उन्हें भी अपनी बात तथ्यों के साथ अवश्य रखनी चाहिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आप में से अगर कोई भी व्यक्ति अनंत जी से कोई सवाल पूछना चाहता है या किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। उनमें से जो भी अच्छे सवाल होंगे हम अगली चर्चा में उन्हें अवश्य सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.